क्या लोगों क्या को डोनाल्ड ट्रंप अधिक के से अधिक आगे स्टेटमेंट्स या बढ़ाना। उनका जो स्टैंड है वो उसी में थोड़ी सी लिवरेज चाहते हैं, इस वजह से ऐसा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एसेंशियली एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है। वो एक अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन है। वो एक बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं और हर एक जगह वो अपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर ही निर्णय लेते हैं। चाहे वो पूरे जीवन भर तो वो बिजनेसमैन रहे और जाहिर है कि अभी भी जब वो राजनीतिक पद पर बैठे हुए हैं तब भी वो बिजनेस माइंडेड अप्रोच के साथ ही सोचते हैं। तो लेकिन मैंने उसमें जैसा कहा कि यदि भारत के साथ जब भी वो भारत के बारे में विचार करते होंगे तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि उनको उस पर बेनिफिट ही बेनिफिट नजर आते होंगे। कहीं से उसको भारत के साथ जो संबंधों को बढ़ाना उनके लिए कहीं से भी घाटे का सौदा उनको नजर नहीं आता होगा, ये मेरा पूरा मानना है। और यही कारण है कि वो भारत के साथ जो ट्रेड डील नेगोशिएट हो रही है उसमें जरूर वो अपने इंटरेस्ट की बात जरूर कर रहे हैं। लेकिन मेरा जैसे मैंने कहा कि एक विन विन सिचुएशन निकलेगी। दोनों राष्ट्रों ने 2030 तक इन संबंधों को और अधिक ऊंचाई तक ले जाने का फैसला किया है और इनका भारत और अमेरिका का लक्ष्य तो अपने बायलैटरल ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाने का विजन है। तो ये जो विजन है इसको हासिल अगर करना है तो दोनों ही देशों को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना होगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ओवल हाउस व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में कि यदि आपका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मागा का विजन है तो हमारा मीका मेक इंडिया ग्रेट अगेन का विजन है। यदि आप अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं तो हम भारत को विकसित बनाना चाहते हैं। और लेकिन दोनों ही अप्रोचेस में कोई टकराव नहीं है क्योंकि दोनों लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। जैसा निपुण जी ने कहा और मैं उनकी बात को पूरी तरह से एंडोर्स करता हूं। मैं भी इस बात का पूरी तरह से समर्थक हूं कि चूंकि दोनों ही राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और देखिए लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में संबंधों की जो सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो अपने असहमतियों के लिए भी सहमत होने के लिए तैयार होते हैं। वो एग्री टू डिसएग्री की भावना के साथ काम करते हैं और जब कभी भी कोई ऐसे मेजर इश्यूज ऑफ डिफरेंसेस आते हैं तो उसका जो रेजोल्यूशन है वो नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से उसको हल करते हैं। और भारत और अमेरिका दो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं, दोनों की लीडरशिप बहुत मैच्योर है। मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप जरूर अनकन्वेंशनल है, जरूर ट्रांजैक्शनल है, बड़बोलेपन के भी शिकार रहते हैं, लेकिन फिर भी जो पूरा उनका एक ओवरऑल अप्रोच ये रहता है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाएंगे। और यही आप स्थिति कनाडा में भी दिख रही है। कनाडा भी लोकतांत्रिक राष्ट्र है और जाहिर है कि जो जस्टिन ट्रूडो थे उनके अंदर बहुत ही अपरिपक्वता थी और वो हालांकि एक पॉलिटिकल फैमिली से आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पूरे अप्रोचेस में बहुत ही ज्यादा एक सत्ता लोलुपता, अपरिपक्वता और स्वार्थपरकता बहुत दिखाई देती थी। और अपनी सरकार को अल्पमत सरकार को बचाने के लिए उन्होंने भारत को ही टारगेट कर लिया, भारत के ऊपर ही बेसलेस एलिगेशन लगा दिए। तो ये सब नहीं करना चाहिए था और जाहिर है कि ऐसा करके उन्होंने अपना नुकसान स्वयं किया है। आज वो सत्ता से बाहर हो गए हैं और मार्क कार्नी तो इलेक्शन के बाद फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। उसके पहले ही वो मार्क कार्नी को वो जगह दे दी गई थी और तभी वो इलेक्शन भी जीत पाए। तो ये बात बहुत स्पष्ट है वहां की जो लिबरल पार्टी है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो पूरी जो सिचुएशन है भारत की G7 के राष्ट्रों के साथ व्यापारिक रूप से भी जो भारत की जो महत्ता है उसको G7 के राष्ट्र अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आप देखिए तो जापान, इटली, फ्रांस जैसे जो राष्ट्र हैं वो भी भारत के साथ अपने संबंधों को लगातार प्रगाढ़ कर रहे हैं। और जापान का तो मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा कि जापान भारत को के साथ अपने संबंधों को बहुत बड़ी महत्ता देता है। और जापान के जो महान प्रधानमंत्री शिंजो आबे वो तो भारत को के साथ जो संबंधों में जो डेमोक्रेसी का जो एलिमेंट था उसको बहुत महत्व देते थे। और वो एक डेमोक्रेटिक राष्ट्रों के बीच के आपस में एक संबंधों को इस तरह से बनाना चाहते थे कि उसी का आज परिणाम आप देखिए तो क्वाड का जो इनिशिएटिव है वो शिंजो आबे के गाइडेंस से ही सामने आया। और शिंजो आबे ने भारत की यात्रा के दौरान जो एक विजन रखा था लोकतांत्रिक राष्ट्रों को इंडो पैसिफिक रीजन में साथ आना चाहिए, कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू ओशंस की बात उन्होंने कही थी, इंडियन ओशन रीजन और पैसिफिक ओशन रीजन क्षेत्र को, वो आज फलीभूत हुआ है। वो एक क्वाड के इनिशिएटिव के सामने आया है जिसमें जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है और क्वाड प्लस का भी आइडिया है। और वो क्वाड प्लस के आइडिया में साउथ कोरिया भी शामिल हो सकता है, वियतनाम भी शामिल हो सकता है, इंडोनेशिया भी शामिल हो सकता है। और जैसे जैसे चाइना का विस्तारवाद, अवसरवाद, उपनिवेशवाद, आधिपत्यवाद और बढ़ेगा वैसे वैसे क्वाड प्लस का भी आइडिया आगे बढ़ेगा। जैसे ब्रिक्स में अनेक राष्ट्र शामिल हो रहे हैं उसी तरीके से क्वाड में भी कई राष्ट्र शामिल हो सकते हैं। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि ये जो भारत का चाहे वो आर्थिक प्रभाव है, चाहे वो सामरिक प्रभाव है, पूरे विश्व में बढ़ रहा है, लेकिन उसके पीछे
आज मैं ये अवश्य कहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जो सरकार है, 2014 के बाद से भारत की विदेश नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहले हम पेरिफेरी पर बैठ करके घटनाओं को देखा करते थे और आतंकवाद के संदर्भ में तो बहुत ही लचर रवैया था, लेकिन सब कुछ अब बदल दिया गया है। और अब आज का जो नया भारत है वो घटनाओं को पेरिफेरी पर बैठ के देखने में विश्वास नहीं करता, बल्कि घटनाओं में पार्टिसिपेट करता है और उसे शेप करने की कोशिश करता है। पहले हमारी एक नीति हुआ करती थी लुक ईस्ट पॉलिसी, लेकिन आज की जो हमारी नीति है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की है। Exactly. और आज की नीति में न सिर्फ हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है, बल्कि एक्ट वेस्ट की भी पॉलिसी है। मिडिल ईस्ट रीजन में भी हम अपने संबंधों को गहरा कर रहे हैं, जैसा कि और गल्फ में तो मतलब इससे बेहतर रिश्ते कभी रहे ही नहीं। हाँ, निपुण जी ने जैसा बताया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आगे बढ़ रहा है, I2U2 का इनिशिएटिव आगे बढ़ रहा है। और ये जो भारत का कि जो मिडिल ईस्ट रीजन में भी, वेस्ट एशिया के मामलों में भी जिसे हम कहते हैं, उसमें महत्ता लगातार बढ़ रही है। और जाहिर है कि अनेक कई ऐसे राष्ट्र और आतंकवादी संगठन हैं कि जो कि इस तरीके के इनिशिएटिव्स को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, और यही कारण है कि हमास ने इजराइल के ऊपर इतना बड़ा हमला कर दिया था 7 अक्टूबर 2023 को, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस आप देख ही रहे हैं। लेकिन जहां तक भारत की चाहे वो विश्व के किसी भी क्षेत्र में महत्ता को देख ले, आज आप देखिए, मैं अवश्य इस बात का जिक्र करते हुए अपनी बात मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा कि जो 20 का तो महासम्मेलन ने किया ही है, ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों की भी जो आवाज है वो भारत बनकर के उभरा है। G20 के बैठक में जो अफ्रीकन यूनियन को स्थान दिलाना, ये भारत का बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। और आज भी जो ग्लोबल साउथ के जो राष्ट्र हैं, उनकी भारत आवाज बनकर के उभरा है, जिसे वॉइस ऑफ द वॉइसलेस को कहते हैं। तो यही कारण है कि आप देखिए तो प्राइम मिनिस्टर जब पापुआ न्यू गिनी गए, तो वहां के जो हेड ऑफ स्टेट थे, वो उन्होंने आके उनकी चरण स्पर्श कर लिए। बहुत ही रेयर और अनप्रेसिडेंटेड जेस्चर था, ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन ये भारत की लीडरशिप का ही परिणाम है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक इसी में मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूंगा आप दोनों के लिए, संजीव जी और निपुण जी आपसे पहले, क्या फॉरेन पॉलिसी में ड्रास्टिक चेंज देख रहे हैं? एक बार सवाल पूछा गया था डॉक्टर जयशंकर से, उसका निष्कर्ष यही था, बांग्लादेश को लेकर पूछा गया था कि बांग्लादेश में हमारे लिए ऐसी स्थितियां क्यों हो रही हैं। तो उन्होंने जो कहा उसका एक कंक्लूजन ये रहा कि कंट्री टू लीडर पॉलिसी की बजाय कंट्री टू कंट्री पॉलिसी होनी चाहिए थी, और हमने एक गलती की पहले कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो कंट्री टू लीडर थी। शेख हसीना के लिए फेवरेबल रही होगी, लेकिन बाकी देश के लिए उस तरह की शायद पॉलिसी हम नहीं बना पाए, इस तरह की स्थितियां हुई है। और भी कई देशों का एग्जाम्पल इसके साथ जोड़ा जा सकता है। नेपाल में भी कमोबेश यही स्थिति रही है, कांग्रेस जब रहती है हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन, और जो माओवादी आते हैं फिर हमारे साथ दिक्कतें जो बढ़ने लगती हैं। क्या एक बड़ा चेंज मोदी सरकार में हुआ है कि कंट्री टू कंट्री रिलेशन जो है वो डेवलप किया गया है, फॉरेन पॉलिसी लेवल पर एक बड़ा बदलाव क्या आप देख रहे हैं? और क्या उसी का एक्सटेंडेड रूप आज हम देख रहे हैं कि जो भी नए लीडर चुनकर आए हैं उनसे भी प्रधानमंत्री उतनी ही गर्मजोशी, उतनी ही आत्मीयता से मिल पा रहे हैं जितना पुराने लीडर से मिला करते थे? निपुण जी, देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही। और हम लोग हालांकि मानते भी हैं कि एक पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट होता है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, और पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हम बहुत कुछ संबंधों को बेटर या अच्छा या बुरा करते हैं। इसका जैसे अभी हम बात करें कनाडा की जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि कई बार जैसे कि जब भी कोई कंट्री किसी भी कंट्री का रिलेशन बनाता है तो नेशनल इंटरेस्ट को दिमाग में रखता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि नेता अपना इंटरेस्ट भी उस नेशनल इंटरेस्ट से जोड़ देता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहा है नेता या फिर पर्सनल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। अब जस्टिन ट्रूडो का जो केस था वो क्या था कि जस्टिन ट्रूडो से कनाडा के इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे थे, जस्टिन ट्रूडो बात कर रहे थे अपने पर्सनल इंटरेस्ट की, पावर में कैसे रहूं और कैसे खालिस्तान लेडी जो ग्रुप वहां पर है उसका सपोर्ट मिले और पावर में रहूं। तो इस प्रकार के हमको देखने को मिलता है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी के बारे में माना जाता है, कहा भी जाता है, एक्सेप्ट भी किया जाता है कि फॉरेन पॉलिसी में दो दिन चाहिए, तो स्टेबिलिटी और साथ में डायनेमिक, दोनों ही साथ में चलती है। ऐसा नहीं कि हमने जो आजादी के बाद फॉरेन पॉलिसी को एक्सेप्ट किया या लेकर चले, उसको फुल्ली हमने क्या कर दिया, त्याग दिया है। उसको अकॉर्डिंग टू टाइम हमने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया। जैसे अभी बात संजीव जी कह रहे थे लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्टिव पॉलिसी, हमने उसको चेंज किया। तो ऐसा नहीं था लुक ईस्ट पॉलिसी को छोड़ दिया और फिर आप एक्टिव पॉलिसी पे आ गए। लुक ईस्ट पॉलिसी का ही एड ऑन आप कह लीजिए, आज के टाइम की जरूरत क्या आप कह लीजिए, हमने उसको एक्टिव पॉलिसी किया। और देखिए होता क्या है कि जैसे आपने नेपाल का नाम लिया, बांग्लादेश का नाम लिया, या इस समय जो जयशंकर जी ने कहा था, उनका कहना बिल्कुल सही बात है। देखिए हम अपनी पुरानी गलतियों से कि हमने उसको कैसे हैंडल करने का प्रयास किया, आज हम उसको लेके चल रहे हैं, कैसे लेके चल रहे हैं। उस समय के हालात जब हम आजादी के बाद देखते हैं तो जो हमारे प्रधानमंत्री रहे उन्होंने किस प्रकार से इन चीजों को संभाला, उस समय कैसे हम लोग लेके चले।
आज जो हालत है बांग्लादेश को लेकर, नेपाल को लेकर या श्रीलंका को लेकर रहता है, तो वहां पे हम लोग बहुत कड़ी नजर रखते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो हमारा पूरा साउथ एशिया है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल हम देखते हैं फंडामेंटल इश्यूज हैं जिनको हमें औपनिवेशिक विरासत के रूप में मिले हैं, वो आज तक सुलझे नहीं है। जब आप तक बाउंड्री डिस्प्यूट आप नहीं सुलझा पाएंगे, तब तक क्या होगा, इश्यूज आपके साथ क्रिएट रहेंगे। और हमारे भूटान के अलावा छोड़ दीजिए, कौन देश ऐसा जिसके साथ हमारे डिस्प्यूट बाउंड्री इश्यूज नहीं है, वाटर इश्यूज नहीं है। Exactly. तो बात ये भारत उसको ट्राई करता है, कोशिश करता है, लेकिन होता क्या है कि चाइना का एंगल है वो उसमें आपका इन्वॉल्व करता है। देखिए चाइना की पूरी कोशिश है, चाइना बहुत अच्छे से जानता है कि अगर मुझे कोई चुनौती देगा आने वाले समय में तो भारत देगा। तो ऐसे में भारत के जो भी इश्यूज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बर्न करो। अब जो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान को एज ए प्रॉक्सी